गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका हिंदी व्याकरण से पार्ट 4 संज्ञा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपके व्याकरण में शब्द विचार पढ़े थे। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, लाल किला, दिल्ली, राधा, पुस्तक आदि। तो ये सभी शब्द क्या कराते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हमें किसी स्थान का बोध करा रहे हैं तो उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा और एक देख सकते हैं हम। किसी स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। आपकी बुक में 3 भेद दिए गए हैं, जिसमें जातिवाचक के 2 भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वह कल लाल किला देखने गया। वह राजस्थान में रहता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर कल लाल किला देखने गया में लाल किला किसी विशेष स्थान का हमें बोध करा रहे हैं। और वह राजस्थान में रहता है भी, वहाँ पर भी राजस्थान का विशेष बोध हो रहा है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोध कराया जा रहा है। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि उदाहरण। और अन्य उदाहरण है उसके जगह शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावण की कमी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे चिड़िया की जाति बताई गई तो चिड़िया के बहुत प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की चिड़िया होती, तो उनकी एक जाति बता दी है। उनके तो किसी वस्तु के क्या करते हैं कि विषय बारे में न बताकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध यहाँ पे करा दिया जाता है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोषों तथा दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इनका प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आप क्या समझे कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का हमें उसके गुण, दोषों का, उसकी अवस्था का ज्ञान हमें कराते हैं। यहाँ पे उनके भाव हमें बताते हैं कि उनके क्या भाव हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, एक समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक के बारे में आप पढ़ें। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध आदि, चावल, आटा आदि जो भी है ये क्या है, द्रव्य के रूप में है। तरल पदार्थ जो होते हैं द्रव्य के रूप में, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। संदूक लोहे से बनी हुई है, उदाहरण है इसका। राधा ने 5 लीटर दूध खरीदा।
तो यहाँ पर लीटर के में जो है दूध है, जो भी तरल चीज़ें होती हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। समूहवाचक संज्ञा देखिए आप, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि, यह सब एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत आपने समुदायवाचक और द्रव्यवाचक पढ़ा। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे भीड़, सभा, सेना की, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक इकट्ठा झुंड को समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप कुछ ऐसी अन्य बातें आप पढ़ सकते हैं। फल द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसे तोला जा सकता है। देखिए, जिस चीज़ को हम तोल सकते हैं वो द्रव्यवाचक में आता है, लेकिन फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आते हैं। इस आधार पर फल तो जातिवाचक संज्ञा हुई ना। अब फलों में यदि आम की बात करें तो एक खास प्रकार के फल का बोध होता है, इस हिसाब से आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आम के अंतर्गत सभी प्रकार के आम आएंगे। शिपिया, मालदा, बम्बैया, जर्दालू, सुकुल, गुलाब खास आम। तब तो आम को जातिवाचक मानना उचित होगा और मालदा आम को व्यक्तिवाचक। परंतु यदि कोई मालदा आमों में से केवल दुधिया मालदा की ही बातें करे तो क्या माना जाएगा? आपका स्पष्ट उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। तो कहते हैं कि आम को कभी कह रहे हैं कि जातिवाचक में रखिए, कभी व्यक्तिवाचक में रखिए। किस तरीके से उसको किस संज्ञा में रख सकते हैं, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, ये बात भूली गई है। लेकिन फल और ये जो भी चीज़ें होती हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ये एक उसकी जाति बता देते हैं कि ये फल है आम का, और लेकिन उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से शब्द कैसे बनते हैं? भाववाचक संज्ञा से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। देखिए, जो भी भाववाचक संज्ञा है उससे जाति के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर और विशेषण से और क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा के शब्द को बनाया जाता है। तो पहला आप पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना कैसे बनाते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा है आपका बच्चा, तो उसमें उसके भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाएगा? उसको बचपन में। जातिवाचक संज्ञा जैसे आपकी हो गई मनुष्य, तो उसे भाववाचक संज्ञा में क्या कहेंगे? मनुष्यता। तो भाववाचक संज्ञा में बदल के वो मनुष्यता हो जाता है। इसी तरह गुलाम को भाववाचक संज्ञा में गुलामी, विद्यार्थी को विद्या, और पशु को पशुत्व, शिशु को शैशव, दोस्त को दोस्ती, पुरुष को पुरुषत्व, और युवक को यौवन, दास को दासता। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, देखिए अब यहाँ पे देखा आपने, पढ़ा आपने। अब नेक्स्ट आप देखेंगे सर्वनाम से। देखिए आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनी। सर्वनाम शब्द जैसे है आप, तो वो भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाएगा? आपा। अपना है तो अपनत्व, पराया है तो परायापन, मम है तो ममता या ममतत्व, अहम है तो अहंकार, सर्व का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में ऐसे शब्द बनते हैं। अब विशेषण से देखिए आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा अगर ऊंचा है तो वह भाववाचक में क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और जैसे शुद्ध है तो भाववाचक संज्ञा में शुद्धता हो जाएगा। विशेषण से बनाए गए शब्द हैं ये। वीर है तो वीरता हो जाएगा। बुरा का बुराई, ठंडक का ठंडक, खट्टा का खटास, सफ़ेद का सफ़ेदी, हरा का हरियाली, एक का एकता, सरल का सरलता, कायर का कायरता, नम्र का नम्रता, सुंदर का सुंदरता, बुरा का बुराई, मीठा का मिठास। तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी आपने देखा। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनी, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी। देखिए, जैसे क्रिया का शब्द है सर्वनाम का, खेलना है तो उसे भाववाचक संज्ञा में खेल, उड़ना है तो उड़ान, चढ़ना का चढ़ाई,
उतरना का उतार, मिलना का मिलाप, लिखना का लिखाई, दौड़ना का दौड़, थकना का थकावट, गिरना का गिरावट और बचना का बचाव। तो कुछ अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई, जैसे शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता। आप सभी ने इस पाठ में आज संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा के बारे में आपने क्या पढ़ा कि संज्ञा किसी स्थान, वस्तु, प्राणी तथा उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आपने भेद पढ़े। 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में आपने समुदायवाचक और द्रव्यवाचक उसके 2 प्रकार पढ़े। आप सभी ध्यान से इस पाठ को और समझेंगे और खुद भी रीडिंग करेंगे और संज्ञा की परिभाषा और इनके भेदों को याद करेंगे। थैंक यू।